हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल iTech वर्ल्ड एकेटिव। आज की वीडियो में अपने टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की यूनिट नंबर 4 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। बेसिकली वन शॉट वीडियो है। इसको देखने के बाद आपको कोई भी नोट्स या लेक्चर वीडियोस देखने की कोई नीड नहीं पड़ेगी। सो एकेटिव यूनिवर्सिटी का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है ये। एंड यूनिट का नेम है कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। सो टेक्निकल कम्युनिकेशन में अभी तक हमने यूनिट नंबर 1 2 3 का वन शॉट कवर कर लिया है। उसमें हमने कम्युनिकेशंस के सारे ही बेसिक्स को अच्छे से पढ़ा है। सो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप कम्युनिकेशन, सोशल कॉम्पिटेंस एंड उसके कुछ फैक्टर्स हैं, यानी कि कंटेक्स्ट, फीलिंग्स, इंटेंशन, बिहेवियर्स एंड फीडबैक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और टैक्ट एंड इंटेलिजेंस के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग स्किल्स को पढ़ेंगे। सो काफी इजी यूनिट है ये। एंड स्टार्ट करते हैं हम अपने लीडरशिप से, यानी लीडरशिप क्या होता है। सी हमें लीडरशिप कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए लीडरशिप होता क्या है। कम्युनिकेशन को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 2 3 में। सो अब जो हम पढ़ेंगे वो है लीडरशिप क्या होता है। तो लीडरशिप को अगर मैं हिंदी का लिटरल मीनिंग बताऊं तो उसको हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व, राइट। तो मैं आपको इजियर वे में एक्सप्लेन करूंगा इसको, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश पर कमांड थोड़ी वीक है एंड जो लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लीडरशिप से। तो लीडरशिप को समझने से पहले हमें लीडर को समझना पड़ेगा। तो ये लीडरशिप जो वर्ड है वो लीडर से बन के मिलकर के बना है। सो लीडर क्या होता है? लीडर एक पर्सन होता है, राइट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप एग्जांपल लो एक क्रिकेट टीम का। क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं, राइट, जो फील्ड पर खेलते हैं। उसमें से एक उनका जो होता है वो लीडर होता है। बाकी 10 में से कुछ बैट्समैन होंगे, एक विकेट कीपर होगा, कुछ बॉलर होंगे, बट जो एक होता है वो मेन कौन होता है? कैप्टन, जो उन सबकी अगुवाई करता है, उन सबका नेतृत्व करता है। तो वो जो एक पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीडर बोलते हैं, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं टेक्निकल डेफिनेशन की लीडर की, तो लीडरशिप को समझने से पहले हम लीडर की टेक्निकल डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। A leader is one who inspires and motivates action, having a can-do personality and strong leadership skills is that key to leading the charge. राइट, वही मैंने आपको एग्जांपल दिया। क्रिकेट टीम वाला एक प्लेयर जो होता है वो कैप्टन होता है, वही पूरा चार्ज लेता है। सिमिलरली अगर मैं किसी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल लूं तो उसमें एक मैनेजर होता है, एक टीम लीड होता है। सो जो टीएल होता है वो आपका लीडर होता है। तो करता क्या है? एक लीडर जो होता है वो एक ऐसा पर्सन होता है जो एक दूसरे को प्रेरित करता है, यानी वो इंस्पायर्स। इंस्पायर्स माने प्रेरित करना, एंड मोटिवेट, मोटिवेट माने उत्साह भरना, उत्साहवर्धन करना। यानी कि एक लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे पर्सन को उत्साह बढ़ाता है, प्रेरित करता है किसी भी काम को करने के लिए। हैविंग अ कैन डू पर्सनैलिटी, ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो दूसरे व्यक्ति को बोलता है कि तुम कर सकते हो, राइट। तो एक बॉलर है, उसको विकेट नहीं मिल रही है या उससे बॉल स्पिन नहीं हो रही है, तो कैप्टन क्या करता है? कम ऑन, यू कैन डू इट। उसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर्सनैलिटी होती है, एक अच्छा नेतृत्व करने की, अगुवाई करने की एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है, ऐसी स्किल्स होती है जो उसको उन स्किल्स को यूज करके लीडिंग द चार्ज, चार्ज को लीड करता है, राइट। सो होपफुली आपको लीडर की टेक्निकल डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, लीडर किसे बोलते हैं। तो लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक दूसरे को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कुछ काम करने के लिए। उसकी कैन डू पर्सनैलिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की पर्सनैलिटी होती है। और उसमें ऐसी स्किल्स होती है जो चार्ज को लीड कर सके, यानी लीडिंग द चार्ज, राइट, चार्ज ले सके किसी भी चीज का। तो ये तो हमने पढ़ा लीडर क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूं। जैसे हम कहीं ट्रैकिंग कर रहे हैं, किसी माउंटेन पर हम ट्रैक कर रहे हैं, तो सबसे आगे जैसे 5% ट्रैक कर रहे हैं, तो सबसे आगे जो चलेगा वो कौन चलेगा? वो लीडर चलेगा। उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, सबसे ज्यादा स्किल्ड पर्सन वही होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी एमएनसी कंपनी में कोई भी टीम लीड होगा तो वो लीडर होता है। क्यों? क्योंकि उसको मैनेज करना आता है, चार्ज लेना आता है, तो वो हो गया हमारा लीडर। तो आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये एक एमएनसी कंपनी का ही डायग्राम है। इसमें ट्रैकिंग के पर्सपेक्टिव से बताया गया, जो फर्स्ट पर्सन है वो आपका लीडर है, एक दूसरे को इंस्पायर मोटिवेट कर रहा है। एंड अब बात करते हैं हम लीडरशिप की। तो लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस विच मैक्सिमाइज द एफर्ट्स ऑफ अदर टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रेटर गुड।
राइट। सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है? सोशल इन्फ्लुएंस मतलब होता है सामाजिक प्रभावक, यानी जो समाज में प्रभाव बना करके रखता है उसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो लीडरशिप एक इस तरह का प्रोसेस है जिसमें हम एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि जो दूसरा बंदा कुछ काम कर रहा है उसके एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कर सके अपने वर्ड्स, अपने एक्शन के थ्रू, और उसका अचीवमेंट मिल सके ग्रेटर गुड की तरफ उस बंदे को, राइट। तो ये होता है हमारा लीडरशिप। होपफुली लीडर और लीडरशिप आपको दोनों ही चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक लीडरशिप कम्युनिकेशन के बारे में। सो लीडरशिप कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट कॉमनली यूज बाय लीडर्स टू रिले इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज कल्चर, कोर वैल्यूज, मिशन एंड क्रूशियल मैसेज टू बिल्ड ट्रस्ट एंड encourage एम्प्लॉयज। सो लीडरशिप कम्युनिकेशन एक टाइप का कम्युनिकेशन है जो कि लीडर्स के द्वारा यूज किया जाता है। कोई भी कंपनी का लीडर्स है उसके द्वारा यूज किया जाएगा। क्यों? अपनी कंपनी का कल्चर, कोर वैल्यूज, कोई भी कंपनी का मिशन है, कोई भी विजन है, कोई भी क्रूशियल मैसेज है एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे क्या होता है एम्प्लॉयज और लीडर्स के बीच में ट्रस्ट और इनकरेजमेंट इंक्रीज होती है। सो लीडरशिप कम्युनिकेशन इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड सोशलाइज with team members in a way that they are properly informed, richly motivated, goodly inspired, well connected, and of course united incredibly to one another। तो एक लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या है? एक लीडर की एबिलिटी है कम्युनिकेट करने के लिए और सोशलाइज करने के लिए, यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रह के बात करने के लिए टीम मेंबर्स में, इस तरह से जो एक दूसरे को प्रॉपर इन्फॉर्म कर सके, प्रेरणा दे सकें, उत्साह बढ़ा सकें और एक दूसरे से कनेक्ट हो सके और यूनाइटेड होकर रह सकें। सो लीडरशिप कम्युनिकेशन का मेन मोटिव, मेन क्रक्स यही है, राइट। सो ये दोनों डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद कर लेनी है लीडरशिप कम्युनिकेशन के लिए। 7 मार्क्स में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस है। एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है सेक्शन बी या सी में, राइट। In practice, it involves delivering a shared vision and inspiring others to buy into that vision. It is describing the values inherent to the company and showing how the company is living up to that promise. With clear communication, leaders can navigate the organization through all type of changes, big and small. इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इस फिगर में देखिए। यहाँ पे एक जो है लीडर है, बाकी इसके एम्प्लॉयज हैं। ये लीडर जो है अपनी कंपनी का विजन जो है, फ्यूचर प्लानिंग, मिशन क्या है, एक कोर वैल्यूज क्या है, कंपनी की कल्चर क्या है, वो अपने एम्प्लॉयज को एक क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू नेविगेट कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को। कोई भी वो बड़ा छोटा कोई भी चेंज हो सकता है, वो लीडर एक लीडरशिप कम्युनिकेशन यूज करके कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। And finally, it helps prevent miscommunication within the organization and ensure that all employees are kept up to date with important information। और लास्ट में इसका एक मेन जो क्रक्स है वो क्या है? एक मिसकम्युनिकेशन को प्रिवेंट करता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हम क्लास में 10 लोग मिलकर के बात करेंगे तो किसी की बात रखी जाएगी, किसी की बात कट कट जाएगी, राइट। बट अगर कोई एक, जैसे कि हमारा मॉनिटर हुआ, सीआर हुआ, जो उठ करके अब हमारी बात टीचर के लिए रखेगा, तो हमारी जो मिसकम्युनिकेशन है वो प्रिवेंट होगी, क्योंकि एक ही पर्सन जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है, राइट। दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, वो अप टू डेट रहेगी, क्योंकि लीडर का काम क्या होता है? एक दूसरे को अप टू डेट रखना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, राइट। सो होपफुली लीडरशिप कम्युनिकेशन के बेसिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ लीडरशिप कम्युनिकेशन का। अगर इफ अ टीम मेंबर इज एक्सप्रेसिंग डिसकंटेंट एट देयर वर्कलोड एट द मोमेंट, यू कैन आस्क देम टू एक्सप्लेन हाउ दे वुड रेफर टू चेंज द टीम वर्कफ्लो। सो काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। आपको सारी बुक्स में, सारे नोट्स में यही एग्जांपल मिलेगा। इसको हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप चाहो तो इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। अगर किसी टीम मेंबर में, फॉर एग्जाम्पल ये एक टीम है, राइट, 100 पीपल्स की एक टीम है, कोई भी एमएनसी बड़ी कंपनी है, उसमें एक 100 पीपल्स की टीम है, उसमें कोई एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पर्सन लिया एक्स, इसको कोई भी डिसकंटेंट है, यानी कि टीम मैनेजमेंट पर कोई भी सवाल है, कुछ भी इसको डिस्कम्फर्ट है, वो अपनी बात डायरेक्ट लीडर से बोल सकता है। ये आपका लीडर है। जो ऑरेंज में है और जो ब्लू है वो आपके एम्प्लॉयज हैं। तो मान के चलो मैं ही वो एक्स एम्प्लॉय हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी नाइट शिफ्ट है, मुझे डे शिफ्ट चाहिए, या फिर मेरा वर्क फ्लो खराब है, कुछ भी मेरे को एक्स वाई जेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो वो सारी चीजें मैं एक्स
उठ करके किससे बोलूंगा? अपने लीडर से। और वो लीडर है उस चीज का सॉल्यूशन मुझे प्रोवाइड करेगा जिससे कि मेरा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो ये एग्जांपल है, एक टीम मेंबर अपने लीडर से कम्युनिकेट कर सकता है अपने टीम का वर्क फ्लो चेंज करने के लिए, कैसे वो वर्क करना रेफर कर रहा है, उसे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, तो ये सारी चीजें उससे डिस्कस वो कर सकता है, राइट। तो ये एग्जांपल आपको सारी बुक्स नोट्स इस यही मिलेगा, तो इसको मैंने आपको समझा दिया इजी वे में। आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, बस आपको कोर जो कंसेप्ट है वो समझ में आना चाहिए, राइट। अब बात करते हैं व्हाई इज लीडरशिप कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट। लीडरशिप कम्युनिकेशन हमने कर ली, हमें पता चल गया होता क्या। जब भाई लीडर किसी भी कम्युनिकेशन का यूज करके अपने एम्प्लॉयज को कुछ भी अपना मिशन विजन वगैरह बताता है, तो उसको लीडरशिप कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब बात करते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ गुड लीडर विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये काफी डिफिकल्ट है किसी भी लीडर का, एक अच्छा लीडर होना, जब तक उसे एक दूसरे से बातचीत करना नहीं आएगा। मान के चलो मुझे अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया है, 11 प्लेयर्स हैं, मैं कैप्टन हूँ और मुझे किसी से बात करने भी नहीं आता, या तो मैं फंबल करता हूँ या मुझे शर्म आती है बात करने में, तो मैं क्या एक अच्छा कैप्टन रह पाऊंगा? नहीं, मुझे लगेगा कि मुझे इसकी फील्ड चेंज करनी है, और मैं उससे बोल नहीं पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा कि आप कीपिंग पे से जाकर के स्लिप पे लग जाइए, या फिर ऐसे चेंज करना, तो मैं नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो ये काफी डिफिकल्ट है गुड लीडर होना विदाउट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। So, however, good communication skills are not as common as they should be. According to the Harvard Business Review, 69% of managers report that they are not comfortable communicating with their employees in general. तो एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, बिजनेस यूनिवर्सिटी, उसने रिव्यू किया कि 69% ऑफ मैनेजर्स टीम लीड यही बोलते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और इतना कम्युनिकेशन स्किल्स हमें लगता है काफी इजी है, बट इतना कॉमन नहीं होता सबके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने। अब कुछ सिग्निफिकेंट नंबर है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द वाइटल इंपोर्टेंस ऑफ गुड लीडरशिप कम्युनिकेशन। तो हम अब गुड लीडरशिप कम्युनिकेशन की जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि इससे क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है लीडरशिप कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बताइए, इम्पोर्टेंट बताइए, पर्पस बताइए, तो आपको सब में यही चीजें लिखनी है। 5 मेन पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको ये 5 मेन पॉइंट लिखने, राइट। इसके अंदर अगर आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगा, काफी इजीली आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, लीडरशिप कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका पर्पस क्या है और क्यों हमें ये आनी चाहिए। तो पहला, गुड कम्युनिकेशन इंप्रूव्स एंगेजमेंट। देखो, अगर कोई भी लीडर है और बाकी उसके एम्प्लॉयज है, उन दोनों के बीच में गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, जिससे क्या है, एक दूसरे के बीच में एंगेजमेंट यानी बातचीत के बीच बिजीनेस इंक्रीज होती है, उसको इम्प्रूव करता है, राइट। इसको अगर आप लिख के आ रहे हैं तो इसमें अंदर एक दो लाइन आप एक्सप्लेन कर देना जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है, क्लियर कम्युनिकेशन अलाइज एम्प्लॉयज विद स्ट्रेटेजिक गोल्स, राइट। सो अगर हम किसी भी एम्प्लॉय से एज अ लीडर या फिर किसी भी लीडर से एज अ एम्प्लॉय एक क्लियर कट कम्युनिकेशन रखेंगे कि सर आई नीड, मतलब एग्जांपल ले लो कि मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं अपने लीडर से क्लियर कट कम्युनिकेशन रख रहा हूँ कि 28 फेब को मुझे छुट्टी चाहिए, और मैं प्रॉपरली उसकी एप्लीकेशन वगैरह सब दे रहा हूँ। तो उससे क्या है, एक मेरा गुडविल क्रिएट होगी, मेरी स्ट्रेटेजिक गोल्स जो है वो अच्छे रहेंगे कि मुझे क्लियर कम्युनिकेशन करना आता है, यानी घुमा फिरा के बात नहीं करता मैं। थर्ड पॉइंट, लीडरशिप कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पर्पस है। इट बिल्ड ट्रस्ट एंड इनकरेज ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली अगर हम किसी से लीडरशिप कम्युनिकेशन रखेंगे, क्लियर कम्युनिकेट करेंगे, तो हमारे और उसके बीच में ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होगा और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बढ़ेगी, राइट। फोर्थ पॉइंट है, इट कैन बी क्रिएट अ कोऑपरेटिव ओपन वर्क प्लेस कल्चर। अगर हम एक अच्छी लीडरशिप कम्युनिकेशन का यूज करेंगे तो हमारा जो वर्क कल्चर होगा, प्लेस होगा, वो कोऑपरेटिव रहेगा, यानी सहयोगी रहेगा, यानी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है, लीडरशिप कम्युनिकेशन ट्रेनिंग क्रिएट्स इफेक्टिव लीडर। अगर हम किसी को भी लीडरशिप कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग देंगे तो वो क्या होगा, उससे एक अच्छे लीडर्स, फ्यूचर लीडर्स क्रिएट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से क्रिकेट का ही एग्जाम्पल दूंगा कि जैसे पहले MS धोनी सर थे, अब वो लीडर थे, अब कई यंगस्टर आए, विराट कोहली सर है, रोहित सर है, तो इनको क्या है, एक अच्छी लीडरशिप कम्युनिकेशन मिल रही है, तो ये इफेक्टिव लीडर्स क्रिएट हो रहे हैं फ्यूचर के, राइट।
होपफुली इस एग्जांपल से आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी ये 5 पॉइंट अगर पर्पस या इंपॉर्टेंस आता ही है लीडरशिप कम्युनिकेशन की, तो ये आपको मेन मेन 5 पॉइंट ही लिखने एज अ हेडिंग। इसके अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने लीडरशिप कम्युनिकेशन में 7 एसेंशियल स्किल्स होती हैं। एक 7 इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। कोई भी अच्छे लीडर होगा उसके अंदर ये 7 स्किल्स होंगी ही होंगी, ठीक है। पहली स्किल्स आती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये हमें एक दूसरे से हमने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ी थी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल क्या होता है। सॉफ्ट स्किल्स में भी हमने अच्छे से पढ़ी थी। तो एक दूसरे के बीच में वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हमारे गेस्चर्स जो होते हैं कैपेबिलिटी वो भी अच्छी होनी चाहिए, नॉन वर्बली भी हम अच्छे से कम्युनिकेट करने चाहिए, ठीक। थर्ड, लीडरशिप स्टोरी टेलिंग। अब जो लीडरशिप होगा उसके अंदर स्टोरी टेलिंग की भी पावर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ यूनिट नंबर 4 को, तो मैं कहीं ना किसी एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है लीडरशिप स्टोरी टेलिंग की, राइट। फोर्थ पॉइंट है, फोर इंपोर्टेंट स्किल है एक लीडर्स इफेक्टिव लीडरशिप की, एक एसेंशियल कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, वो है लिसनिंग स्किल्स। ऐसा कोई भी लीडर नहीं होना चाहिए कि अपनी ही बातें बोलता जा रहा है, अपनी ही चीजें बोलता जा रहा है, अपने एम्प्लॉयज की सुन ही नहीं रहा। तो ये फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिसनिंग स्किल्स। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड सिंथेसिस। तो इसमें कुछ नहीं है, फिफ्थ पॉइंट है कॉम्प्रिहेंशन सिंथेसिस। का मतलब करुणा भी होनी चाहिए, यानी एज ए ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए किसी भी लीडरशिप में। ऐसा नहीं कि काफी स्ट्रिक्ट हो। फॉर एग्जांपल हम कोई ट्रैकिंग कर रहे हैं, वो 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, हम कह रहे हैं चलते चलो, और हमारी कैपेसिटी हो सकता है 5 किलोमीटर की हो। तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव करुणा भाव भी होना चाहिए कि जितना एज ए ह्यूमैनिटिज्म आप पोटेंशियल रखते हैं उतना ही करिए, राइट। फिफ्थ है अफर्मेशन स्किल्स। अफर्मेशन स्किल्स क्या होती है? किसी भी इंपॉर्टेंट चीज को, यानी किसी भी नॉलेजेबल चीज को डिपिक्ट कर पाना, वो अफर्मेशन स्किल्स होती है। और मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो प्रतिज्ञान रखना, इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी सब चीज की नॉलेज उसको होनी चाहिए। लास्ट सेवंथ स्किल्स है कम्युनिकेटिंग कंसाइजली। हमें कंसाइजली कम्युनिकेट करना चाहिए किसी भी लीडर को, यानी कि हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्यू वर्ड्स में देनी है, घुमा फिरा कर चीजें नहीं बोलनी। यानी कि गिविंग कंसाइजली का मतलब होता है गिविंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स। तो ये 7 इंपोर्टेंट स्किल्स है। होपफुली आपको ये 7 स्किल्स क्लियर हुई होंगी। सो लीडरशिप कम्युनिकेशन में इतना ही। बाकी अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस, जिसमें कि हमारा अंदर हमें पढ़ना है कंटेक्स्ट, फीलिंग, इंटेंशन, बिहेवियर एंड प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक। सी अगर हम ग्रामर पर्सपेक्टिव से देखें तो दो चीज होती है हमारे पास। पहली होती है इंटेंशन, दूसरा होता है कॉम्पिटेंस, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इंटेंशन का मतलब होता है जो चीज हम करना चाहते हैं, और कॉम्पिटेंस का मतलब होता है जो हम कर पा रहे हैं। सी अगर मैं किसी स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव लूं तो स्टूडेंट की इंटेंशन क्या होती है, वो अपने कॉलेज को टॉप करे, क्लास को टॉप करे, बट कब वो कर क्या पा रहा है? सिर्फ एवरेज मार्क्स ला पा रहा है, 70 to 75%। तो ये दो चीजें हैं, इससे होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो पहला है सोशल कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब आप समझ गए होंगे, जो आप कर पा रहे हैं, और इंटेंशंस का मतलब होता है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो सोशल कॉम्पिटेंस क्या होती है कि ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम सोशल सिचुएशंस को इवेल्युएट करते हैं और उनको डिटरमाइन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या रिक्वायर्ड है, ताकि हम अपनी फीलिंग्स और दूसरों के इंटेंशंस को रिकॉग्नाइज कर सकें और सोशल बिहेवियर कर सकें जो कि उस कंटेक्स्ट में सबसे अप्रोप्रिएट हो। तो ये होता है आपका सोशल कॉम्पिटेंस। अब सिमिलरली आता है आपका कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस अगर आप समझ गए तो सोशल और कम्युनिकेटिव से आपको सिर्फ मर्ज करना है उसमें। सो बेसिकली
कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस में क्या होता है कि एक दूसरे से बात करने के लिए एक ऐसी एबिलिटी होती है कि एक दूसरे से कम्युनिकेटिव गोल को सोशली अप्रोप्रिएट मैनर में अचीव करने के लिए हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को यूज करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइज और गोल ओरिएंटेड वे होता है समाज में एक दूसरे से बात करने का। और इसमें एक एबिलिटी होती है जिसमें हम अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने एक दूसरे से अप्रोप्रिएट यानी अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में बात कर सके, राइट। सो होपफुली आपको दोनों ही तरह के कॉम्पिटेंस क्लियर हुए होंगे। इसके एलिमेंट्स होते हैं जो कि मेन आपसे 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस एंड इट्स एलिमेंट्स आएगा। तो इसके एलिमेंट्स होते हैं तो पहला आपका कंटेक्स्ट, दूसरा फीलिंग, तीसरा इंटेंशन, फोर्थ है आपका बिहेवियर। तो अब बात करते हैं इनके एलिमेंट्स की। तो पहला एलिमेंट्स है कंटेक्स्ट। अगर हम कोई भी बात कर रहे हैं, अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं, ये किसके कंटेक्स्ट में है? ये है टेक्निकल कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में, एकेटीयू के कंटेक्स्ट में। तो ये एक संदर्भ, इसको हिंदी में बोलते हैं संदर्भ। ये एक तरह से सिचुएशन और एनवायरनमेंट को आ, बताता है कि किसके संदर्भ में कोई भी बातचीत हो रही है, राइट। तो होपफुली आपको मेरे एग्जांपल समझ में आया होगा कि जो हम वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, आप जो वीडियो देख रहे हो एकेटीयू और टेक्निकल कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में देख रहे हो। तो कंटेक्स्ट मतलब है किस चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे मैं अपने घर में किसी से बात करूं तो हो सकता है कोई एग्जांपल खाने के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कंटेक्स्ट हो गया किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। या कोई बाइक या कार के बारे में बात कर रहा हूँ तो कंटेक्स्ट क्या हुआ, हम व्हीकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये होता है कम्युनिकेशन के दौरान कंटेक्स्ट। ये एक सेटिंग होती है किसकी, एनवायरनमेंट की, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल, कल्चरल फैक्टर, पर्पस। यानी हमारा पर्पस क्या है बात करने का, ठीक। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फीलिंग्स। तो फीलिंग्स क्या होती है? फीलिंग्स आप सब लोग जानते हैं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कम्युनिकेशंस के, कम्युनिकेशन में, सोशल कॉम्पिटेंस में। यानी कि ह्यूमन इमोशंस को हम जो समझ पाते हैं कि जैसे मैं बहुत खुश हूं तो मैं काफी अच्छी तरीके से बात करूंगा, और मैं थोड़ा सैड हूं तो सबसे रूडली बात करूंगा। तो ये होती है फीलिंग्स। फीलिंग्स क्या हेल्प करती है ह्यूमन इमोशंस में? टू फॉस्टर पर्पसफुल कनेक्शन। फॉस्टर माने इंक्रीज करना, यानी किसी एक दूसरे के बीच में कोई भी पर्पसफुल कनेक्शन होगा तो मैं किसी के लिए फील करूंगा तो मेरा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, फॉस्टर होगा, राइट। और टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है तो मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स होंगी तो मैं उस लड़ाई को जल्दी सॉल्व कर पाऊंगा। थर्ड आता है आपका एलिमेंट्स इंटेंशन। इंटेंशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इंटेंशन रेफर्स टू द गोल और पर्पसेस। यानी मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसा आपका इंटेंशन है यूनिवर्सिटी में टॉप करना, कॉलेज में टॉप करना, क्लास में टॉप करना, तो ये इंटेंशन हुआ आप क्या करना चाहते हैं। तो ये इससे भी दो हेल्प होती है क्या, कि ये तो पहला हमारा इंटेंशन जो है वो क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। बिकॉज इंटेंशन क्या हेल्प करता है? टू कन्वे मैसेजेस क्लियरली। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे हमारा इंटेंशन क्लियर होगा कि हमें ये चीज चाहिए। जैसे कि हम शॉप पे गए और हमने कुरकुरे का पैकेट मांगा, तो हमारे इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए कि हमें 2 कुरकुरे का पैकेट चाहिए। तो हम उससे क्लियरली बोलेंगे कि मुझे 2 कुरकुरे का पैकेट दो, तो हमारा जो मैसेज है वो क्लियरली कन्वे होगा। दूसरा, इट मिनिमाइज द रिस्क ऑफ मिसकम्युनिकेशन। अगर हमारे इंटेंशन क्लियर होंगे तो हमारा मिसकम्युनिकेशन का रिस्क भी कम होगा, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट एलिमेंट की, जो है बिहेवियर। बिहेवियर माने आपका व्यवहार कैसा है, आपके एक्शंस क्या है। आपका जो व्यवहार होगा कम्युनिकेशन करते टाइम वो आपके एक्शंस में और रेस्पॉन्सेज में ही दिख जाएगा, ठीक। अगर आपसे कोई बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है लेकिन आप उससे रूडली बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है, यानी इंटरेक्शन अच्छा नहीं है। सो आपका बिहेवियर भी रेगुलेटेड वे में होना चाहिए, राइट। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, रिसीविंग एंड गिविंग इफेक्टिव फीडबैक। सो बेसिकली ये भी कॉम्पिटेंस का ही एक एलिमेंट है, बट थोड़ा बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको सेपरेटली कवर किया है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि फीडबैक क्या होता है। फीडबैक माने होता है प्रतिक्रिया। यानी हमने कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज बनाई तो उसके बाद जो हम फीडबैक लेते हैं तो उसको हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। और रिसीविंग एंड गिविंग का मतलब आप जानते हो, फीडबैक को लेना या फीडबैक को देना। तो इफेक्टिव फीडबैक इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक अच्छा, एक इफेक्टिव फीडबैक एक वैल्यूएबल टूल है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। Whether you are providing or receiving feedback, it is essential to approach it with a constructive mindset and open mindedness. जब भी आप फीडबैक को दे रहे हो या फिर फीडबैक को ले रहे हो तो आपको एक अप्रोच रखनी चाहिए अपनी कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट, यानी निर्माण
वाली माइंडसेट, यानी अगर आप फीडबैक दोगे या लोगे तो एक अच्छी एडवाइस मिलेगी, और उससे आप कुछ बेटरमेंट अप्रोच यूज कर पाओगे, या और ओपन माइंडेडनेस। और कोई भी आपको एडवाइस दे रहा है, फीडबैक दे रहा है, तो एक ओपन माइंडेडनेस से उसको रिसीव करना है, कोई भी नेगेटिव थॉट ऑफ माइंड में नहीं रखना, राइट। अब वी आर कंटिन्यूअली रिसीविंग एंड गिविंग फीडबैक, हम अपनी लाइफ में भी कंटिन्यूअली फीडबैक को देते हैं व लेते हैं, बट बोथ एक्सप्रेटेड थ्रू ओरल एंड लैंग्वेज एंड रिपीट, तो गेस्चर एंड टोन ऑफ वॉइस, तो ओरल भी हो सकता है, रिटिन भी हो सकता है, गेस्चर्स के थ्रू भी होता है, फिर वॉइस की टोन के थ्रू भी हम फीडबैक्स को रिसीव और गिव करते हैं, राइट। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश फीडबैक फ्रॉम एवेल्यूशन। प्रतिक्रिया और आकलन, ये दोनों चीज अलग अलग है, तो हमें इस चीज को भी समझना पड़ेगा। फीडबैक क्या होता है? एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल होता है, आकलन का एक टूल होता है, जिससे हम डिस्क्रिप्टिव विवरण, कंस्ट्रक्टिव निर्माण और नॉन जजमेंटल, यानी कोई जज ना करे ऐसी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो जजमेंटल लैंग्वेज में दे रहे हैं कि भाई तेरे से कुछ नहीं होगा, तू मत बनाया कर। ऐसे नहीं होना चाहिए। एक इवेल्यूशन होता है, समेटिव असेसमेंट टूल होता है, जो अलाउ करता है कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी क्यूएस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, इन सब चीजों को अलाउ करता है। अब मैं इसका आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अ, उससे पहले, providing iterative feedback is helpful as it provides the recipient the opportunity to improve before participating in the next activity and before a formal evaluation। तो मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने घर पे कोई एक डिश बनाई है, राइट। किचन का ही एग्जांपल लेता हूँ मैं, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा। मान के चलो मैंने पाव भाजी बनाई है, राइट। अब मैं उसका फीडबैक लूंगा अपने घर वालों से, पहली बार बनाई है, तो मैं अपने घर वालों से कहूंगा, लो भाई मैंने ये खाना बनाया, इसको टेस्ट करके देखो। तो बोलेंगे इसमें नमक ज्यादा है, एक जना बोलेगा इसमें मिर्च कम है। तो उस फीडबैक को मैं कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से लूंगा, यानी नेक्स्ट टाइम मैं उसमें नमक कम डालूंगा, मिर्च ज्यादा डालूंगा, तो कंस्ट्रक्टिव निर्माण निर्माण के रूप से माइंडसेट से लूंगा कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम मुझे इसमें बेटर अप्रोच करना है, इंप्रूवमेंट करनी है। दूसरा, ओपन माइंडेडनेस, किसी ने बोला नमक कम है तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, या कोई बोलता है इसमें वेजीज कम है, मान के चलो उसमें वेजिटेबल कम है, तो मुझे ये कोई अपना बहाना वहाना नहीं देना कि अरे यार कौन काटे कौन डाले। उसको ओपन माइंडेडनेस से लेना है, बिना नेगेटिव थॉट के, हाँ कि आप सही कह रहे हो। और इटरेटिव फीडबैक, इटरेटिव फीडबैक का मतलब होता है ये रेफरेबल होता है। इटरेटिव माने रिकर्सन, आपने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा। रिकर्सन, इटरेटिव माने जैसे एक बार मैंने पाव भाजी बनाई, उन्हें पसंद नहीं आई, होपफुली मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा और अच्छे से बनाऊंगा, तो उनको इटरेटिव दोबारा रिकर करके उनसे दोबारा पूछूंगा, अब टेस्ट करके बताओ कि मैंने जो पिछली बार गलती करी थी अपने कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से उन्हें इम्प्रूव किया है या नहीं किया। सो इससे क्या होगा? एक पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनेगा, जो फीडबैक ले रहा, फीडबैक दे रहा, और एक अच्छे एनवायरनमेंट को फोस्टर, डेवलपमेंट को इंक्रीज करेगा, राइट। सो कुछ ये टिप्स एंड ट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट है, मुझे 7 मार्क्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन लगा। तो अगर फीडबैक का आएगा, रिसीव और गिविंग का, तो ये दोनों ही आपको एक टेबल बना देना, या फिर अलग अलग से इन पॉइंट्स को लिख देना, और इनको एक्सप्लेन भी कर देना। जरूरी नहीं है जो इसमें लिख रहा है वही आप एक्सप्लेन करो, मैं आपको समझा रहा हूँ, जिस आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हैं जैसे आपको समझ में आ रहा है। तो पहला है गिविंग फीडबैक। पहले एक चीज की बात करते हैं, फीडबैक देते टाइम, ठीक। जैसे मेरे घर वाले मुझे फीडबैक देंगे, मैंने सब्जी पाव भाजी अच्छी नहीं बनाई, तो मुझे फीडबैक देंगे, स्टार्ट विद द पॉजिटिव स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे कि भाई तुमने पहली बार घर के लिए खाना बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा, डोंट गो ओवर बोर्ड विद फीडबैक। अगर किसी मुझे फीडबैक दे रहे हो या तुम किसी को फीडबैक दे रहे हो, तो अपने दिमाग में उस फीडबैक को ही मत चलने दो, और भी चीजें हैं उनके बारे में बात करो। तीसरा, बी स्पेसिफिक विद योर फीडबैक। अब ये है कि घुमा फिरा के लंबा चौड़ा नहीं बोलना, जो हमारा फीडबैक है उसको स्पेसिफिकली बोलना है कि नमक कम है, दैट्स इट। बट ऑल्दो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत लिखना कि कोई डिश का एग्जांपल, कोई भी कल्चरल एग्जांपल, कोई भी एमएनसी का एग्जांपल आप दे सकते हैं, कंपनी का एग्जांपल दे सकते हैं, कम्युनिकेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, प्रोडक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट है सैंडविच अप्रोच। ये एक सैंडविच अप्रोच होती है, जिसमें हम पहले प्रेस करते हैं, फिर क्रिटिसिज्म करते हैं, फिर प्रेस करते हैं। आपने सैंडविच तो देखा ही होगा ना, सेम ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है, बीच में पैटी होती है। तो इसमें क्या करना है? पहले थोड़ी तारीफ करना है, वाह यार पाव भाजी देखने में अच्छी लग रही है, काफी अच्छी है। फिर थोड़ा सा बोल देना थोड़ा सा नमक कम रह गया, फिर आप बोल देना ओवरऑल अच्छी है। तो ये एक अप्रोच होती है फीडबैक को देने के लिए। अगर
अब अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई भी कल्चरल डेवलपमेंट का एग्जांपल लूँ, तो जैसे मैं किसी कंपनी में मैनेजर हूँ और मेरा एम्प्लॉय है वो लेट आता है लेकिन काम अच्छा करता है, तो मैं उसको पहले बोलूंगा यार आपका काम बहुत अच्छा है, तो ये होगी प्रेज। दूसरा, बट आप लेट आते हैं, आप पंचुअल नहीं है, ये हो गया आप क्रिटिसिज्म। थर्ड, अब मैं दोबारा प्रेज बोलूंगा, लेकिन आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो ये एक तरीका होता है किसी को फीडबैक देने का। नेक्स्ट स्टेप, बी प्रॉम्प्ट, यानी जल्द से जल्द आपको फीडबैक देना है, टाइमली नहीं लगाना, प्रॉम्प्ट माने जल्द। ओके। नेक्स्ट है मेक इट एन ऑनगोइंग एक्सरसाइज, किसी को भी फीडबैक देना तो इसको अपनी एक्सरसाइज बनाए, किसी को एडवाइस देना, सजेशन देना, एक एक्सरसाइज बनाओ अपनी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हुए कुछ फीडबैक देने के लिए, ठीक। ये 6 पॉइंट्स हैं, इनको आप एज इट इज लिख लेना, अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इनको आप अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देना। अब नेक्स्ट है रिसीविंग फीडबैक, फीडबैक देना हमने सीख लिया, अब फीडबैक लेना हमें सीखना चाहिए। अगर मैंने कोई काम किया, कोई प्रोडक्ट बनाया, मैंने पिच किया, वो प्रोडक्ट किसी को पसंद नहीं आया, या वो अपने फीडबैक दे रहा, तो मैं उस फीडबैक को कैसे लूंगा। पहला, अप्रिशिएट द फीडबैक रिसीव, जो मुझे फीडबैक मिला उसको सबसे पहले थैंक यू बोलो, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, आपने मुझे फीडबैक दिया। दूसरा, मेक डोंट थ्रो इट बैक बाय मेकिंग एक्सक्यूजेस, कोई बोल रहा है इसमें वेजिस नहीं है, तो आप ये मत बोलो कि यार कौन काटे कौन करे, तो आपको सिंपली बोलना है, कोई एक्सक्यूज नहीं देना उसको। जैसे वो तो आपको एडवाइस दे रहा है और आप फटाक से उसको फेंक के एक्सक्यूज मार रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। थर्ड है टेक योर फीडबैक सीरियसली, जो आपको फीडबैक मिला है उस पर सीरियसली काम करना सीखो। फोर्थ है डू अ सेल्फ एवोल्यूशन, अपना स्वयं आकलन भी करो। फिफ्थ है टेक इट एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको ओपन माइंडेडनेस से एक अपॉर्चुनिटी मानो कि इससे हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। लास्ट है फॉलो अप, अगर फॉलो अप वो ये इटरेटिव करना चीजों को, अगर आपने उसको कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट से इंप्रूव किया तो फॉलो अप ले लो। एक बार किसी ने फीडबैक दिया कि ये आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मार्केट फिट नहीं है, या आप कंपनी में लेट आ रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम अच्छे से आकर उसको एक बार फॉलो अप ले लो, नाउ इट इज गुड और नॉट, राइट। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अदर सब्जेक्ट्स के भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर अवेलेबल है, साइबर सिक्योरिटी है, डीएसटीएल है, वन शॉट्स भी मिल जाएंगे आपको, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्लेलिस्ट है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी जरूर करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन टेक्ट एंड इंटेलिजेंस। सो टेक्ट क्या होता है? टेक्ट की डेफिनेशन है द एबिलिटी टू डील विद पीपल विदाउट ऑफेंडिंग और अपसेटिंग देम, यानी लोगों को अपमानित या परेशान किए बिना उनको उनके साथ व्यवहार करने की योग्यता होती है, वो टैक्ट बोलती है। कभी कभी हम बातचीत में ही बोल देते हैं ना कि मैं इसको टैक्ट से संभालूंगा या बड़ी टेक्निक लगाकर बात करूंगा, तो ये एक एबिलिटी होती है एक किसी भी पर्सन से बात करने की, ताकि उसको बुरा ना लगे और उसको अपमानित ना हो, परेशान ना हो, और हम अपनी बात भी बोल दें, राइट। सो अब बात करते हैं टेक्ट की टेक्निकल डेफिनेशन। तो टेक्ट इज द एबिलिटी टू टेल द ट्रुथ इन a way that consider other people's feeling and reactions. It allow you to give difficult feedback, communicative, sensitive information, and say the right thing to preserve a relationship. So टैक्ट क्या है? एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति को हम सच बताते हैं इस तरीके से कि उसकी फीलिंग्स हो और उसके रिएक्शंस हो, उसको परेशानी ना पहुंचे, उसको अपनी बेइज्जती ना लगे, अपमानित ना लगे। और ये क्या हेल्प करती है? कोई भी डिफिकल्ट फीडबैक देना, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किसी भी रिलेशनशिप में प्रिजर्व राइट चीज बोल करके प्रिजर्व करना, तो उसमें हम टेक्ट को यूज करते हैं। So tact encompasses many things, including emotional intelligence, respect, discretion, self-awareness, thoughtfulness, compassion, subtlety, honesty, diplomacy, and courtesy. Right? तो अब ये क्या क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब टेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं अंदर? पहली आती है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसको बोलते हैं भावात्मक बुद्धि। दूसरी आती है आपकी डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन को हम बोलते हैं विवेक, किसी को भी कोई बात बतानी है तो विवेक के साथ बतानी है। रिस्पेक्ट, फिर आता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट माने उसको सम्मान करके बतानी है, ऐसा ना लगे उसको बुरी लगे। सेल्फ अवेयरनेस माने स्वयं जागरूक होकर बतानी है। थॉटफुलनेस यानी उसको थॉटफुलनेस लगनी चाहिए चीजें। कंपेशन माने करुणा के साथ बतानी है। सब्टली माने सूक्ष्मता यानी शॉर्ट में बतानी है। होनेस्टी माने हॉनेस्ट होके बतानी है। एंड डिप्लोमेसी माने कूटनीतिक होकर के बतानी है। कर्टसी माने कर्टेसी माने होता है शिष्टाचार के साथ बतानी है। सो काफी सारे क्रिटिकल वर्ड्स हैं, इनको आप एक बार याद कर लेना ताकि टेक्ट
अगर आता है आपके पास 7 मार्क्स में टेक्ट आने के चांसेस है, डिफरेंस बिटवीन टेक्ट या इंटेलिजेंस, तो ये आप सब चीजें बता सकूं, इन सब की मीनिंग्स आपको पता हो। तो टेक्ट का मीनिंग ये रहा, टेक्निकल डेफिनेशन ये रही, और क्या क्या इनकम्पासेस करता है वो ये सब चीजें। सो अगर हम फिगर में भी देखें तो फिगर में टेक्ट का मतलब क्या है, सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही चीज को सही समय पर बोलने की एबिलिटी को ही हम टेक्ट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं एक टेक्ट क्या होता है, कि एक एग्जाम्पल लो कि आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं, मान के चलो 10,000 रुपए किसी को उधार दिए, और उसके घर में कोई इमरजेंसी हो गई, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको 20 तारीख का आपका वादा था कि आप 20 तारीख को पैसे लौटाओगे, और 20 को ही उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी होती, तो आप 20 को शाम को ही पैसे मांग लो कि नहीं भाई मुझे तो मेरे 10,000 रुपए चाहिए। तो ये अच्छी टेक्ट नहीं है। आप उससे उससे मिलने जाओ, उसके हालचाल लो और बोलो मेरे पैसे को चिंता मत करना, बाद में देना। तो टेक्ट क्या होता है, आपने याद भी दिला दिया कि आपके पैसे हैं और आपने मांगे भी नहीं। तो ये एक टेक्निक होती है, एबिलिटी होती है पीपल से डील करने की, उसको बिना ऑफेंड या अपसेट करे। सो टेक्ट इंपोर्टेंट क्यों है, इंपोर्टेंट क्यों है किसी भी, फर्स्ट टेक्ट इज इंपोर्टेंट व्हेन यू हैव टू डिलीवर बैड न्यूज और प्रोवाइड क्रिटिकल फीडबैक, वेदर इन अ पर्सनल और प्रोफेशनल सिचुएशन। अगर किसी को बैड न्यूज देनी है या कोई क्रिटिकल फीडबैक देना है, कि कोई प्रोडक्ट है, कोई कंपनी चला रहा हूं मैं और मुझे फीडबैक देना है कि इस कंपनी को बंद कर दो, तो प्यार से बोलूंगा, अच्छे टेक्निक से बोलूंगा, कोई भी पर्सनल या प्रोफेशनल सिचुएशन होगी उसमें। तो टेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, टेक्ट आल्सो डेमोन्स्ट्रेट गुड मैनर्स। कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में जिसके पास गुड मैनर्स होंगे, एटिकेट्स होंगे, वो टेक्ट को यूज करेगा। Finally, tact can help to avoid to conflict, find common ground, allow other to safe face. It can therefore be an important asset in negotiation and in conflict resolution. तो टेक्ट क्या करता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कोई भी डिस्प्यूट है, उसको अवॉइड करता है, कॉमन ग्राउंड्स को फाइंड करता है, और कोई भी नेगोशिएशन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट को, नेगोशिएशन को रिड्यूस करने में हमारी टेक्ट हेल्प करता है। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन टेक्ट एंड इंटेलिजेंस। तो टेक्ट हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस आप सब लोग जानते हो, अपनी बुद्धि कौशल का जो प्रयोग करते हैं वो इंटेलिजेंस होते हैं, और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो अपने माइंड को मोर इफेक्टिवली यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अंदर क्या आता है, इंटेलिजेंस के अंदर आता है एक कॉम्प्लेक्स ट्रेट होती है जिसके अंदर कॉग्निटिव एबिलिटीज आती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब मैं आपको बताऊं, कि किसी भी चीज को सोचना, लर्निंग, रीजनिंग, ये सब आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज में आती है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञात्मक क्षमता, ठीक। जैसे कि इसमें क्या क्या था, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रीजनिंग, लर्निंग, मेमोरी एंड एडेप्टेशन टू न्यू सिचुएशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप आगे थर्ड सेम में पढ़ोगे, तो उसमें ये सब चीजें आप और डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो, कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी भी रीजनिंग को रीजन वाइज सॉल्व करना, किसी भी लर्निंग को लर्न करना, या मेमोरी को, किसी भी चीज को याद करके रखना, या फिर एडेप्टेशन, एडेप्टेशन माने किसी भी न्यू चीज को एडेप्ट करना, नई सिचुएशन को। तो एक कैपेसिटी होती है पर्सन की, किसी को अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, इफेक्टिवली रेस्पॉन्ड करना किसी भी एनवायरनमेंट में। और कौन कितना होशियार है, इसका टेस्ट किससे होता है, एक आईक्यू टेस्ट। आपने सुना होगा कि इस लड़के का आईक्यू बहुत तेज है, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं आईक्यू टेस्ट। बट एक चीज नोट करने की कि अभी तक ह्यूमन कैपेबिलिटीज को, उनकी पोटेंशियल को फुल स्पेक्ट्रम से यूज नहीं किया जा रहा। बट अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, जिससे इनको और इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। तो अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन टेक्ट एंड इंटेलिजेंस। तो टेक्ट क्या होता है, टेक्ट इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड हैंडल सिचुएशन विद डिप्लोमेसी। टैक्ट एक ऐसी एबिलिटी है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की और सिचुएशन को हैंडल करना विद डिप्लोमेसी, यानी अच्छे तरीके से, कूटनीति वाले तरीके से। बट इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं किससे, कॉग्निटिव अप्रोच से। अब आप पूछोगे कॉग्निटिव अप्रोच क्या होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, रीजनिंग करना, लर्निंग करना, मेमोरी करना, और न्यू सिचुएशन को एडेप्ट करना आपकी कॉग्निटिव अप्रोच होती है। दूसरा आता है, टैक्ट में इन्वॉल्व मैनिपुलेटिव डीलिंग विद द सर्कमस्टांसेस। सिचुएशन के साथ मैनिपुलेट करके डील करना ही टैक्ट होता है। बट इंटेलिजेंस क्या होता है, कि इंटेलेक्चुअल डीलिंग होती है, एक अच्छे गुड प्रोफेशनल लोगों की तरीका होता है सिचुएशन के साथ डीलिंग करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कुछ अच्छा क्रिएटिव सोचना, कुछ इनोवेटिव सोचना, और क्रिटिकल और एनालिटिक थिंकिंग को
डिप्लॉय करना। ये हो गया आपके दो डिफरेंस। अब मूव करते हैं थर्ड डिफरेंस की तरफ। थर्ड डिफरेंस है टेक्ट कैन बी मेजर्ड थ्रू बिहेवियर एंड एटीट्यूड बट देयर इज नो साइंटिफिक मेथड टू मेजर टेक्ट। टेक्ट कैसे मेजर कर सकते हैं कि इसका व्यवहार कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है, बट कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि इसमें कितना टेक्ट है। बट इंटेलिजेंस का एक साइंटिफिक मेथड है जिसका नाम क्या है, आईक्यू टेस्ट। हम आईक्यू टेस्ट करके किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है पर्सन विद टैक्ट कैन मेक अदर हैप्पी एंड स्वीट कोटेड वर्ड। अगर किसी को टैक्ट से बात करनी आती होगी तो वो दूसरे इंसान को खुश कर सकता है, या फिर एक स्वीट कोटेड मतलब अपने वर्ड्स पर एक मिठास यानी मृदुभाषी होकर के बोल सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मीठी छुरी होते हैं, बोलते तो मीठा है लेकिन शुगर कोटेड होते हैं वो, अंदर से कड़वे बाहर से मीठे। बट एक इंटेलिजेंट पर्सन क्या होगा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, अपनी बात सीधे रखेगा, उसका बिना किसी की डिग्निटी को हार्म करे अपनी बात स्पष्ट बोलेगा। इवन इफ इट्स बिटर, अगर वो बात दूसरे को कड़वी लग रही है लगने दो, बट वो स्पष्ट बोलेगा। स्पष्ट कहना सुखी रहना। फिफ्थ पॉइंट है टेक्ट फोकसेस ऑन इंटरपर्सनल फिनेसी while इंटेलिजेंस फोकसेस ऑन अ ब्रॉडर रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। तो फिनेसिस क्या होता है, एक स्किल्स होती हैं किसी को चालाकी से डील करने का, यानी टेक्ट फोकस क्या करता है, एक दूसरे से बात करके चालाकी से डील करना। फिनेसिस माने होता है चालाकी। बट इंटेलिजेंस फोकस ब्रॉडर रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज सिमिलरली अभी जो हमने बात कही थी वो ही आएगा इसमें। सिक्स पॉइंट है टेक्ट इज रेदर प्रोफेशनली अनएक्सेप्टेबल। कई बार क्या होता है कुछ प्रोफेशन में टेक्ट से बात करना प्रोफेशनली अनएक्सेप्टेबल होता है, यानी बहुत चालाकी दिखा रहा है ये, तो ये एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। बट अगर इंटेलिजेंस से बात करोगे तो एक प्रोफेशनली रिक्वायर्ड और एडमायर्ड बिहेवियर है, ठीक। अगर बात करूं मैं समरी की, तो समरी में इतना ही है कि टेक्ट जो है मोर फोकस होती है किसमें, इंटरपर्सनल स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस में। बट इंटेलिजेंस जो होती है उसका और ब्रॉडर यूज है जो कॉग्निटिव एबिलिटीज को भी कवर करती है। लेकिन कोई भी अच्छा इफेक्टिव और कंसिडरेट कम्युनिकेशन करना है किसी व्यक्ति को, तो उसमें दोनों ही चीजें यानी टेक्ट टेक्ट प्लस आपकी इंटेलिजेंस दोनों होनी चाहिए, राइट। तो ये होती है कम्युनिटी इफेक्टिव और कंसिडरेट कम्युनिकेशन की एलिमेंट्स एक तरह से। तो टेक्ट और आपका इंटेलिजेंस दोनों ही होनी चाहिए किसी भी पर्सन में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम हिंदी में बोलते हैं भावात्मक बुद्धि। सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना, उनको राइट वे में यूज करना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। Emotional intelligence is the awareness of emotions in yourself and other, and being able to use that awareness to act respectfully and in a way that beneficial. Mastering these emotional skills can improve how you interact with other. So basically ये क्या होता है, एक अपने इमोशंस का अवेयरनेस होता है, जागरूकता होती है हमारे इमोशंस की, जो हम अपने अंदर कंट्रोल करते हैं और दूसरों के इमोशंस को भी समझते हैं और रिस्पेक्टफुली एक्ट करते हैं इस वे में कि वो दोनों रिसीवर और जो सेंडर है कम्युनिकेशन के दौरान उन दोनों को बेनिफिशियल हो। अब इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन और है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मैनेज बोथ ऑफ योर इमोशन एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ पीपल अराउंड यू। सो बेसिकली क्या है, एक तरह की एबिलिटी है जिसमें हम अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, साथ के साथ जो हमारे पीपल्स है हमारे आसपास उनको उनके भी इमोशंस को हम समझ करके मैनेज करते हैं। तो ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके पांच एलिमेंट्स होते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स। इनको हम अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, व्हेन यू यूटिलाइज अ हाई लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस यू आर बेटर एबल टू एक्ट इंटेंशनली एंड लेट दिस इमोशनल अवेयरनेस गाइड योर बिहेवियर। मोर ओवर यू कैन लेवरेज दिस इमोशनल स्किल टू improve योर डे टू डे कम्युनिकेशन। सो बेसिकली इसमें क्या है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को हमें हाई लेवल पर यूटिलाइज करना चाहिए जिससे कि हम अपने आसपास एक इमोशनल अवेयरनेस गाइड कर सके हमारे बिहेवियर को। सो मेन इसमें आपको ये वाली डेफिनेशन याद रखनी है, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से एबिलिटी है हमारे खुद के और जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनके इमोशंस को अच्छे से मैनेज करने की। तो हमें अपने कभी भी भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। बेसिकली यही बात है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में। ये इसके फोर पिलर्स हैं, मोटिवेशन पिलर्स में नहीं आता है क्योंकि मोटिवेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। किसी को उत्साह
बढ़ाना, किसी को प्रेरणा देना, वो मोटिवेशन के अंदर आता है। सो उसका पहला पिलर है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने खुद के इमोशंस को हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी भावनाएं कैसी हैं, और हमें अपने एक्शंस के थ्रू ये भी समझना चाहिए कि उन भावनाओं को कैसे एक दूसरे से इन्फ्लुएंस कर सके उन भावनाओं की मदद से। दूसरा पिलर से हमारा सेल्फ रेगुलेशन, यानी हमें खुद पर सेल्फ रेगुलेशन रखना चाहिए, हमारे इमोशंस को हमें एक हेल्दी वे में मैनेज करना चाहिए, और जो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसी सिचुएशन है जो चेंज हो रही हैं, उसके साथ साथ हमें अपने इमोशंस को भी चेंज करना चाहिए। थर्ड पिलर है हमारा एम्पैथी। एम्पैथी माने एक दूसरे के इमोशंस को हमें समझना चाहिए और दूसरों को कंफर्ट और सपोर्ट देना चाहिए अपने इमोशंस की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा पिलर है सोशल स्किल्स, यानी हमें अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, और समाज में हम सामाजिक कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव रखना चाहिए, ताकि हमारे रिलेशनशिप जो है वो और स्ट्रांग हो सके। सो ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस वैसे इसके कम है। अगर स्टिल ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको डेफिनेशंस और एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, 4 पिलर्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा हेडिंग बना करके। अब इसके अंदर आता है ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन। अभी जो हमने पढ़ा इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन के बारे में ही पूछ सकता है कि हम कम्युनिकेशन करके एक दूसरे से कैसे ट्रस्ट बना सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ट्रस्ट को हम हिंदी में आप सबको पता है विश्वास बोलते हैं। एक तरीके का बिलीफ होता है एक दूसरे पर, जो हम अपने पेरेंट्स से बिलीव करते हैं, अपने फ्रेंड से बिलीव करते हैं, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हम पर भरोसा भरोसा रखते हैं, हम अपने दोस्तों पर भरोसा रखते हैं, ये उसी के बारे में है। सो ट्रस्ट मीन्स टू बी एश्योर्ड दैट द अदर पर्सन वांट टू सी यू हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ट्रस्ट का मतलब क्या है, एक ऐसी भावनाओं को एश्योर्ड करना। ट्रस्ट भी एक फीलिंग है, इस बात का आप याद रखना, एक फीलिंग है, जिसमें हम एक दूसरे पर्सन को एश्योर्ड रखते हैं कि हम उसे हैप्पी देखना चाहते हैं, हम उसे प्रॉस्परस देखना चाहते हैं। हैप्पी माने आप सबको पता है स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, और प्रॉस्परस माने समृद्ध, यानी हैविंग स्टेट ऑफ मोर देन इनफ। वेल्दी से इसको कई बार कंपेयर करा जाता है। सो ट्रस्ट की अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो ट्रस्ट एक ऐसा बिलीफ है जिसमें हम एक दूसरे को somebody with is being good, honest, sincere and will not try to harm or trick you। हम किसी और पर्सन पर भरोसा करते हैं, कैसा भरोसा, कि वो हमारे लिए अच्छा है, ऑनेस्ट है, सिंसियर है, और वो हमें किसी भी प्रकार का कोई जालसाजी या हमारे लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। तो ये होता है ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट कैसे बनता है, कम्युनिकेशन के थ्रू। हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, सोशल मीडिया पर भी कम्युनिकेट करते हैं, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो आपका आपका और मेरे बीच में एक ट्रस्ट बिल्डिंग भी हो रही है, राइट। अब कुछ तरीके हैं वेज टू बिल्ड ट्रस्ट। हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बिलीफ को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहला है कम्युनिकेट विद ट्रांसपेरेंसी, हैव नो हिडन एजेंडा। हमेशा पारदर्शिता से बात करनी चाहिए, कुछ भी बात छुपानी नहीं चाहिए। बिहेव कंसिस्टेंटली, चाहे कुछ भी हो, अप्स एंड डाउन्स हो इमोशनली, हमें एक बिहेवियर एकदम कंसिस्टेंट रखना चाहिए। थर्ड, सो सिंसियर इंटरेस्ट इन अदर एस्पिरेशन एंड गोल्स। जो दूसरा क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके क्वेश्चंस को सुनना चाहिए। और फोर्थ, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो एक्सक्यूजेस, नो जस्टिफिकेशन, इफ यू मैस अप फैस अप। मतलब आप कोई बात करें तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, ऐसा नहीं कि बात कह के मुकर गए, कोई एक्सक्यूज कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। एंड हमेशा कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली एट ऑल टाइम, हमेशा रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करना चाहिए। 6 पॉइंट है, इमोशनली और मेंटली अपने क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि तुम जैसे ट्रीट होना चाहते हो वैसे ही एक दूसरे को ट्रीट करो। तो ये कुछ वेज हैं ट्रस्ट बिल्ड करने का। अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा आएगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये लिखो, इसके एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपको, और इसके थ्रू आप कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो वो उसमें लिखना पड़ेगा। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक जो है थिंकिंग स्किल्स। थिंकिंग स्किल्स क्या होता है, इसके मीनिंग्स और टाइप्स की बात करेंगे हम। थिंकिंग स्किल्स रेफर्स टू योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। तो एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम किसी भी समस्या को समझते हैं और उसको एड्रेस करते हैं, किसके बेस पर, कोई जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है या जो भी हमें फैक्ट्स दिए गए हैं उनके बेसिस पर हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। अंडरस्टैंडिंग योर थिंकिंग स्किल कैन हेल्प यू बिकम अ बेटर डिसीजन मेकर। तो अगर हम अपनी थिंकिंग स्किल से सोचने की क्षमता पर को समझ पाएंगे तो हम कोई भी डिसीजन अच्छी तरीके से कमिट कर पाएंगे, राइट। सो थिंकिंग स्किल्स इंक्लूडिंग थ्योराइजिंग, प्रेडिक्टिंग, इवेल्युएटिंग, मेमोरी रिकॉल एंड थॉट
ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या क्या होता है? थ्योराइजिंग मतलब कोई भी थ्योरी बनाकर उसको प्रूव करना, प्रेडिक्टिंग माने कोई भी प्रिडिक्शन करना, इवेल्युएटिंग माने कोई भी आकलन करना, मेमोरी रिकॉल किसी भी चीज को याद करना, एंड थॉट ऑर्गेनाइजेशन अपने थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना। सो दे आर समथिंग दैट एवरीवन हैज, ये होते सब दे आर समथिंग दैट एवरीवन हैज बट नॉट एवरीवन नोज हाउ टू यूज देम इफेक्टिवली। ये सारी जो स्किल्स हैं सबके पास होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इनको इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। सो जो पर्सन एक थिंकिंग स्किल्स को इफेक्टिवली यूज करता है वो एक बेटर पर्सन होता है। सो दे आर व्हाट वी यूज व्हेन वी सॉल्व प्रॉब्लम, मेक डिसीजन, ऑर्गेनाइज इवेंट्स और प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। और ये थिंकिंग स्किल्स कब काम आती है? जब हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, कोई डिसीजन को बनाना होता है, कोई इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ता है, राइट? सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ आर थिंकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट इन एजुकेशन? कोई भी थिंकिंग स्किल्स एजुकेशन में, शिक्षा में क्यों इंपॉर्टेंट है? सो मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। ये एक प्रॉब्लम है, हमारे पास स्टेटमेंट है एक्स वाई जेड, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक थिंकिंग की अप्रोच से सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड को एक अप्रोच लगाकर सोच करके सॉल्व करते हैं, लास्ट में उसका सॉल्यूशन आता है। तो इसकी एजुकेशन में इंपॉर्टेंस यही है कि किसी भी प्रॉब्लम को थिंक करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना ही इसकी इंपॉर्टेंस है। So thinking skills enable all of us to process information, recall facts एंड अप्लाई नॉलेज टू वेरियस सिचुएशन। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना, जो हमें एक्स वाई जेड इन्फॉर्मेशन दी है उसको प्रोसेस करना, जितने भी सॉल्यूशन हमारे फैक्ट्स हैं, कोई फॉर्मूला वगैरह है उसको याद करना, और हमारी नॉलेज से इम्प्लीमेंटेशन करना। सो हायर लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस में ही ये यूज होता है एजुकेशन में, राइट? अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल्स। स्किल्स के टाइप्स क्या होते हैं थिंकिंग स्किल्स के? हालांकि काफी सारे तरह के थिंकर्स होते हैं, सबका सोचना अलग अलग होता है, तो कई सारी अप्रोचेस हो सकती है एक नई स्किल को सीखने के लिए। तो कुछ कॉमन स्किल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग स्किल्स है। पहला क्रिटिकल। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जब हम किसी भी प्रॉब्लम को केयरफुली, काफी डिटेल में और काफी ओपन माइंडेड होकर के आकलन करते हैं पूरी समस्या का, तब जाकर के उसका इफेक्टिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? सेकंड है हमारी एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग फोकस करती है हमारी डेटा के बेस पर। जब भी हम डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करते हैं, यानी मेथोडोलॉजिकल और स्ट्रक्चर फोकस्ड होकर एनालिटिकल थिंकर्स एग्जामाइन करते हैं बड़ी प्रॉब्लम को, तब उस थिंकिंग को बोलते हैं एनालिटिकल थिंकिंग। अब मूव करते हैं नेक्स्ट थिंकिंग की तरफ, जो है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग हम अगर जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको डिफरेंट एंगल से, कुछ अलग नजरिए से सोचेंगे, क्रिएटिव तरीके से सोचेंगे कि वाई, हाउ, व्हाट, हाउ टू एक्सेस, ये सारी चीजें हम देखेंगे, तब जा करके वो हमारी क्रिएटिव थिंकिंग कहलाएगी, राइट? फिर आती है आपकी ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस होती है कि हम ओपन माइंड से सोचते हैं, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी सब्जेक्टिव लुक के। तब हमारी जो थिंकिंग होती है वो ओपन माइंडेडनेस की थिंकिंग होती है, बिना किसी नेगेटिविटी के जो हम सोचते हैं उसको हम ओपन माइंडेडनेस बोलते हैं। एंड ऑल्दो ये सारी चीज थ्योरी में भी लिखी हुई है, बट मैंने आपको एक अ, अच्छे इजियर वे में एक्सप्लेन करी है, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश पर कमांड वीक है या फिर लेटरल एंट्री के, तो उनको और इजियर वे में समझ में आ जाए। ऑल्दो आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी में भी सेम यही चीज लिखी हुई है। लास्ट हमारी थिंकिंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। जो अभी हमने बात करी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, उसको हम अपना आइडिया लगा करके सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हमारी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। सो क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी एक एग्जांपल होती है, किसकी? प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग की होती है। इसमें होता कुछ नहीं है, बस सिंपली जो मैंने आपको भी डायग्राम दिखाया था वो ये, कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए जो थिंकिंग होती है उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग बोलते हैं। एंड बाकी आप चाहें तो इन पांचों को थ्योरी में भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्रिटिकल, एनालिटिकल, क्रिएटिव और ओपन माइंडेडनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। सो ये 5 टाइप्स हैं थिंकिंग स्किल्स के। अगर ये वैसे तो 2 मार्क्स में आया क्वेश्चन, आपको ये ही 2 पैरा लिखने हैं। अगर 7 मार्क्स में आए तो आपको ये तीनों पेज अच्छे से भर के आने हैं। सो यूनिट नंबर 4 आपकी टोटली कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। स्टिल कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।